हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज़ मंजरी सिंह। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आज की डेट पे बेसिक एलिजिबिलिटी इज़ मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट क्वालिफाइड। आपको पता ही होगा कि यूजीसी नेट जून 2023 का एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 13 जून टू 22 जून, जिसमें हम आज मेनली फोकस करेंगे अबाउट यूजीसी नेट लॉ के बारे में। यूजीसी का पेपर अगर मैं बात करूं तो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि पेपर 1 एक कॉमन पेपर होता है जिसमें 10 सब्जेक्ट्स आपके कंटेंट होते हैं और वो हर एक स्ट्रीम वाले के लिए कॉमन होता है। वो अलग बात है कि अलग अलग दिन पर पेपर पड़ता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो क्वेश्चन अलग होते हैं लेकिन सब्जेक्ट सेम होते हैं। बट वेन वी टॉक अबाउट द पेपर 2, तो अगर जैसा कि मैंने कहा हम यहाँ पर पेपर 2 लॉ की बात करेंगे, तो इसी वजह से हर एक अलग अलग स्ट्रीम का स्टूडेंट जो यूजीसी नेट में बैठता है वो अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज करता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एज आई टोल्ड यू कि 13 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 22 जून तक हेल्ड होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 13 से 22 तक आपके एग्जाम चलेंगे। इसका मतलब ये है कि 13 से 22 तक एनटीए एक साइकिल दे रहा है जिसमें सारे यूजीसी नेट के एग्जाम हेल्ड किए जाएंगे। आपका पेपर किसी एक पर्टिकुलर डे पर किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ का बेसिकली अगर पिछले कुछ टाइम से जो साइकिल है अगर हम उसको एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं कि जो भी लास्ट डेट होती है यूजीसी नेट की, अराउंड उसके आसपास आपका लॉ का पेपर पड़ता है। यानी 22 जून को अगर आपका पेपर खत्म हो रहा है, पूरा एनटीए जो भी यूजीसी नेट का पेपर कंडक्ट करा रहा है, अगर वो लास्ट डेट उनके द्वारा दी गई 22 जून है तो समवेयर आपका पेपर 20 से 22 के अराउंड पड़ सकता है। लेकिन अगर हम सेफ साइड पे सोचें तो 13 से 22 के बीच में समवेयर मिडिल एक डेट आती है आपकी 17 जून। ठीक है, अगर हम उसको भी काउंट करके चलते हैं तो हमारे पास बचते हैं अराउंड 15 डेज। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि इन 15 दिनों में आप किस तरीके से अपना क्या टाइम टेबल रखेंगे, डे वाइज आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए कि आपका यूजीसी नेट का पेपर बड़े आराम से क्रैक हो जाए। तो किसी भी पेपर का टाइम टेबल समझने के लिए फोरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका सिलेबस। डेट ऑफ एग्जाम आपकी जो है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 13 जून से 22 जून होने वाली है, तो इसके लिए आपके पास बचते हैं 15 दिन। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर सिलेबस। मैंने कहा पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 का सिलेबस 10 एरियाज आपको दिखेंगे, पेपर 2 में भी आपको अपने 10 एरियाज दिखेंगे। तो पहले पेपर 1 की बात करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यूनिट 1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से 10 यूनिट्स में ये डिवाइडेड है आपका पेपर 1 का सब्जेक्ट, जिसमें पहला आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप देखो तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उस पर कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज और जो एनटीए में थोड़ी बदलती हुई देखी गई है वो ये है कि पहले क्या होता था कि जो 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन होते थे। इस तरीके से आपके ये 50 क्वेश्चन डिवाइड हो जाते थे और 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, तो आपका ये होता था 100 मार्क्स का। अभी भी 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं। बट ये जो 5 क्वेश्चन वाला क्राइटेरिया है ये कुछ टाइम से नहीं फॉलो हो रहा है। किसी सब्जेक्ट से, किसी यूनिट से ज्यादा पूछ लिया जाता है, किसी यूनिट से नहीं पूछा जाता है और किसी से कम पूछा जाता है। तो अब ये यूनिफॉर्मिटी कम देखने को मिल रही है इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, डिटेल आपका सिलेबस है यूनिट वाइज। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ते हैं, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टीचिंग के मेथड क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। In the same way, if we talk about Unit 2 Research Aptitude, this plays a very important role, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप किस वजह से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड तो होना जरूरी है,
लेकिन समवेयर अगर हम एकेडमिक्स में प्लान करते हैं आगे जाने का, तो होता क्या है, आप पीएचडी भी करते हैं एंड पीएचडी इज ऑल अबाउट रिसर्च। और कहीं ना कहीं जब हम एलएलएम कर रहे होते हैं तो एलएलएम में जो हमें डिसर्टेशन मिलता है वो भी हमारा छोटा सा एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। हम कई असाइनमेंट्स करते हैं जिसमें हम रिसर्च करते हैं। इसी वजह से आपको मास्टर्स में रिसर्च का पेपर पढ़ाया जाता है एंड यूजीसी नेट के एग्जाम में रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसमें मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ये थीसिस, आर्टिकल राइटिंग और रिसर्च एथिक्स, इसमें हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आप ये नहीं कह सकते हो कि ज्यादा या कम, क्या आपको इसमें सब कुछ कवर करना है। थर्ड कम्स कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए यहाँ पे कुछ एज सच स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एरिया से कैसे भी पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत इजीली आपको आंसर उसका पैसेज में मिल जाता है। बट यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड, क्योंकि वो जो चारों ऑप्शन होते हैं वो समवॉट बहुत रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और वो उससे निकला हुआ हर वर्ड आपको पैसेज में मिल जाएगा, बट आपको पैसेज को पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप क्वेश्चंस देख लो कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए हैं, एंड देन उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करो, उससे आपको ईजी होगा, कम टाइम में आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। यूनिट 4 की बात करें तो ये कम्युनिकेशन है, जिसमें कई तरह के हम कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, बैरियर्स के बारे में जानते हैं, मास मीडिया और सोसाइटी का क्या रोल है, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। आपको मालूम है मैथ्स बेसिकली जो एक बेसिक मैथ्स होती है 10th तक की, वो हम यहाँ पर देखते हैं, और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। लेटर सीरीज आपको देखने को मिल जाती है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपको इसमें मिलता है। वहीं पर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल में आपका इंडियन लॉजिक भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि हर बार नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, कभी कभार पहले तो 5 क्वेश्चन पूछे भी जाते थे, अब हो सकता है कभी 1 ही 2 पूछे जाए, कभी ज्यादा भी पूछ लिया जाता है। एनोलॉजी के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, वेन डायग्राम आपको दिख जाएगा, आपको डिडक्टिव इंडक्टिव के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, आपको फैलेसीज के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। फिर ये मैंने इंडियन लॉजिक की जैसे कि बात करी, तो ये आप एक बार जरूर देख के इसको कवर करके जाइए। प्रमाण वगैरह जिसमें आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ठीक है, शब्द, अर्थपति, अनुपलब्धि, स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ अनुमान, व्यक्ति, एंड ये सारी चीजें आपके लिए समवेयर आपको ये क्वेश्चंस में आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो आप इसको तो जरूर कवर करिए, क्योंकि इससे आपका 1 या 2 नंबर, 1 या 2 नहीं 1-2 क्वेश्चन पक्का होगा, तो आपका 2 क्वेश्चन भी सही हो गया तो 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। देन कम्स द डीआई पार्ट। डीआई पार्ट में आपका किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, कोई भी डेटा उठा के दे दिया, किसी भी स्टैटिस्टिक्स को मतलब लेके कुछ ईयर का, एंड देन आपको परसेंटेज निकालना पड़ सकता है, आपको एवरेज निकालना पड़ सकता है, आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देखा गया, अभी लास्ट ईयर जो जून का पेपर हुआ था, सॉरी दिसंबर का पेपर अभी हुआ था, उसमें डीआई का क्वेश्चन टफ आया था। हर किसी ने इसको प्रॉब्लम फेस करी अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं था। तो कभी कभार होता है कि थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभार बहुत ईजी आ जाते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी से आपका कहीं ना कहीं मार्क्स का फर्क पड़ता है। आईसीटी आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अगर आप कंप्यूटर आपका बेसिक्स आपको क्लियर होगा, अगर बैकग्राउंड में आपने पढ़ा होगा, तो समवेयर ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेटेस्ट में अगर कोई टेक्नोलॉजी आई है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो आपको उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। देन कम्स द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें मेजर रोल आपका प्ले करता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे आपके जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं, जितने भी आपकी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, देन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ISA, पेरिस एग्रीमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आपको एनवायरनमेंट का पोर्शन तो बहुत क्लियरली कवर करना है, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन दिखता ही दिखता है, वो भले पोल्यूशन का क्वेश्चन हो, वो भले आपका कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, लेकिन ये आता है। हायर एजुकेशन का समवॉट ये थोड़ा सा रोट लर्निंग में आ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा नहीं होता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर देख के जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उस तरीके के क्वेश्चन आप रिवाइज करके आप उसको याद कर सकते हो। इस तरीके से आपकी 10 यूनिट हो जाती हैं पेपर 1 के। अब इसको कवर कैसे करना है ये भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फटाफट एक बार पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 2 में आपका लॉ है, आपको पता है, बट लॉ हमारा
बहुत छोटा नहीं है। लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें यूजीसी क्या करता है, आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। जैसे सबसे पहले यूनिट 1 में उनके पास जूरिस्प्रूडेंस है। अब जूरिस्प्रूडेंस में भी उन्होंने टॉपिक वाइज आपको क्लैरिटी दे दी कि हम इस टॉपिक से तो जरूर पूछेंगे। नेचर और सोर्सेज हमें पूछना है, हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पूछते हैं। लॉ मोरालिटी पे आपको फिर पूरा सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, सारे आपको जूरिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, फिर किसने कौन सी थ्योरी दी है, आपको वो पढ़ना है। लीगल पर्सनालिटी पे आप थ्योरीज पढ़ते हो, वो देखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी है, ग्लोबल जस्टिस, बेसिकली सब कुछ कवर करता है। ये बस देखने के लिए दे दिया है, बट कवर भी सब कुछ करता है। तो आपने जूरिस्प्रूडेंस जो पूरा आपने लॉ स्कूल में पढ़ा है, आपको वो तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकेंड कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, वो एक तरह से लिख दिया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या ही छोड़ेंगे। इफ यू आर राइटिंग कि आप दे रहे हो कि हम फंडामेंटल राइट्स पूछेंगे, तो भाई फंडामेंटल राइट ही आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हो गया, वो कवर पूरा करना ही है। डीपीएसपी की बात कर रहे हो तो 36 से 51A तक आप 51 तक पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ड्यूटीज की बात कर रहे हो 51A आपको पूरा करना पड़ेगा। यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव लिख दिया, सब कुछ कवर हो जाएगा। प्रेसिडेंट भी पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी पढ़ना है, गवर्नर भी पढ़ना है, ठीक है। फिर गवर्नर स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पूरा देखना है। देन पार्लियामेंट हो गया। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर दे दिया, तो जिसमें जितनी डॉक्ट्रीन्स आती हैं वो सब आपको देखनी पड़ेंगी। इमरजेंसी प्रोविजन में तीनों तरह की इमरजेंसी पढ़ेंगे आप। जुडिशरी में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो देखा जाए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है। वो बस एक सिलेबस में पॉइंटर्स देख के थोड़ा बचने का ट्राई होता है, कोशिश करते हैं, लेकिन ये बेसिकली कवर सब कुछ करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बात करें तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत वाइड है। इन्होंने भले दे दिया है, नेचर दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, और प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का दे दिया, जुडिशियल रिव्यू के ग्राउंड्स वगैरह दे दिए, लेकिन इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। तो सिर्फ आपको इस सिलेबस को नहीं देखना है, सिलेबस के साथ यू ऑल्सो हैव टू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो चेंजिंग सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है कुछ सालों में, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स इसमें किए जा सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दिस सिलेबस विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। समवेयर आपको कुछ प्लस माइनस देखने को मिलेगा। देन कम्स पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, IHL, इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो यूजीसी जो सिलेबस दे रहा है ना, तो मेजर लॉज जो वो बताता है, मेजर लॉज में से वो कुछ भी स्किप नहीं करता है, वो सब कुछ वहां पे कवर होता है। लेकिन माइनर में एक आध बार होता है कि कभी किसी एक्ट से पूछा, कभी किसी से नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाले आपकी यूनिट हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। इसी तरह लॉ ऑफ क्राइम्स आपका, जिसमें आईपीसी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आईपीसी पढ़ने के लिए जो टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं वो आपको कवर करने हैं। मैं रिकमेंड करूंगी इलस्ट्रेशन बेस्ड थोड़ा ज्यादा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेशंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, केस लॉज वगैरह का रिलेटेड क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। यूजीसी नेट के पेपर में क्रोनोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी भी केस लॉ पढ़ रहे हो तो आपको फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, प्लस उसके साथ ईयर आपको पता हो, क्योंकि वो ईयर पूछते हैं कि किस ईयर में कौन सा आया था। फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, लीगल प्रिंसिपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि कौन सा केस किस टॉपिक से रिलेटेड था। तो इसलिए आपको इतना इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। कम टाइम बचा है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ कैसे आप करोगे, आप इस तरीके से करोगे कि आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, एंड उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखोगे। देन कम्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो टॉपिक्स मेंशन है आप उसको तो जरूर कवर करोगे, आप बाकी स्किप कर भी सकते हो। यहाँ पर कमर्शियल लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दे रखा है, उसके अलावा कंपनी है, सेल्स ऑफ गुड्स है और पार्टनरशिप है, ठीक है। तो 4 एक्ट्स इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिए, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका मेजर रोल प्ले करता है। पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स के आपको 1-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे, कंपनी लॉ के भी आपको 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन अच्छी मात्रा में रहेंगे, तो वो तो आप अच्छे से कवर करो। फिर फैमिली लॉ आपका 2 में डिवाइडेड है, मुस्लिम और हिंदू, तो दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक से नहीं पूछा जाता है। तो आपको इस हिसाब से ध्यान में रखना है कि हिंदू और मुस्लिम लॉ को दोनों को पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि कंपैरेटिव जरूर अप्रोच रखिएगा। व्हेन यू आर स्टडीइंग एडॉप्शन इन हिंदू लॉ, तो आपको एडॉप्शन का जो भी प्रिंसिपल है मुस्लिम लॉ में, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जब आप मैरिज पढ़ रहे हो हिंदू लॉ में, तो आपको मुस्लिम लॉ में मैरिज का सब कुछ मालूम हो। डाइवोर्स पढ़ रहे हैं तो दोनों पढ़िए, जैसे यहाँ पे लिखा है सोर्सेज एंड स्कूल्स, आपको दोनों के बारे में। देन मैरिज एंड डिसोल्यूशन, मैट्रिमोनियल लाइक डाइवोर्स एंड थ्योरीज उसकी क्या है, चेंजिंग डायमेंशंस क्या रहे हैं, जैसे अभी लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट आया, तो उससे आपको फेमिलियर होना जरूरी है। फॉरेन डिक्रीज का रिकॉग्निशन क्या है मैरिज और डिवोर्स पे, है ना। फिर
मेंटेनेंस, डावर, स्त्री धन, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, ये सब कुछ। अब ये सब आप सिर्फ एक के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ हिंदू के हिसाब से नहीं, सिर्फ मुस्लिम के नहीं, दोनों कॉन्टेक्स्ट से आपको ध्यान रख के यहाँ पढ़ना पड़ेगा। देन कम्स द यूनिट 8। अब यूनिट 8 में क्या है, एनवायरनमेंट अगेन आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो गया। अब वहां पर क्या है, वहां पर लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरफ इन्वायरमेंट है और एक तरफ इन्वायरमेंटल लॉ है। तो आपको जब इन्वायरमेंट वाला तैयार कर रहे हो, उसी वक्त उसी के साथ इन्वायरमेंटल लॉ तैयार कर लो। इन्वायरमेंट में आपने वो फैक्चुअल चीजें पढ़ी कि कब कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, किस चीज पर हुई थी, क्या पार्टीज थी, कौन किससे कनेक्टेड था, ये सब पढ़ते हो। इन्वायरमेंटल लॉ में आप क्या पढ़ते हो, समय के साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या लॉ बनाए गए इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए, कौन सा एक्ट कब आया, कब अमेंडमेंट किया गया, कब उस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, अगर किसी दो देश ने ट्रीटी साइन करी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या देखने को मिल रहा है, उन दोनों के रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे आप। जैसे देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन का क्या मतलब है, एनवायरमेंट का मतलब, फिर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ क्या है, यूएन कॉन्फ्रेंस क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, एनजीटी, ये सब लॉ के तहत तो बन रहा है ना, ठीक है। फिर आपका ये ह्यूमन राइट्स आ जाता है, ठीक। तो ये सब आपको इतना यहाँ पर कवर करना रहेगा। नेक्स्ट आपका यूनिट 9 इज रिलेटेड टू आईपीआर एंड आईटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। अब ये दोनों भी अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक ही यूनिट में रख दिया गया है कि अलग अलग दोनों से 5-5 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी से 2 पूछ लिया, किसी से 3 पूछ लिया, इस तरीके से ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है। क्योंकि आईपीआर में आपको मालूम है, आईपीआर अपने आप में थोड़ा लेंदी हो जाता है, जिसमें आपका ये कॉपीराइट वाला पोर्शन है, ठीक है। देन यहाँ पर पेटेंट की बात आती है, देन आपका ट्रेडमार्क है। तो ये 3 तो अलग कॉन्सेप्ट वैसे ही इसमें कवर हो रहे हैं। फिर यहाँ पर हम जीआई की भी बात करते हैं। अब आईटी से रिलेटेड लॉज आप देखते हो, तो इसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, साइबर क्राइम, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो जो टॉपिक दे रखे हैं, अब ये जैसे माइनर लॉज हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक मत लीजिए। इसमें क्या करिए, जो टॉपिक दे रखे हैं बस उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रोविजंस देख लो, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर लेटेस्ट में कोई केस लॉ आया है तो आप उसको देख सकते हैं, और प्रीवियस जो क्वेश्चन है आप उसको लगा लो। यहाँ पर एक एक प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनसे शायद कोई क्वेश्चन ना भी आए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब इसमें क्या है कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ इज बेसिकली अबाउट कि आपने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आप जब पढ़ोगे और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो आप एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब आपको वही सारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि यूके का क्या सीन है, यूएसए में क्या है, फ्रांस में क्या है, कनाडा में क्या सीन है, स्विट्जरलैंड में क्या है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। क्योंकि जो जो आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, जैसे आप जब सोर्सेज पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ डेराइव कहीं और से किया गया है, इंस्पिरेशन लेता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक। तो यहाँ पर जो इंस्पिरेशंस दी गई हैं, अब आप उसी के रेफरेंस में पढ़िए कि अगर अमेंडमेंट हमारा जो है, अगर हम यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो आपको यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में, साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में भी जानना है। अगर डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, तो हमारे यहाँ और वहाँ में क्या कुछ अंतर है और बाकी देशों में क्या अंतर है, इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करनी है। साथ ही देखो ओम्बुड्समैन, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों के टॉपिक्स को कवर करेगा, और दोनों के टॉपिक्स को कंपैरेटिव स्टडी करता है इंडिया के साथ, अलग अलग स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं आपको पढ़ना है। फिर आरटीआई गवर्नेंस की क्योंकि हम बात करते हैं, आपको पता होगा आज की डेट में भी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस में आरटीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस वजह से आपको वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए हैं वो तो आपको कवर करने ही है, वो आप स्किप नहीं कर सकते हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना पूरा आगे का देखना है। तो अगर मैं एक बार इसकी तरफ देखूं, पेपर 2 की तरफ देखूं, तो आपके जो मेजर पेपर हैं वो जूरिस है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यूनिट 2, यूनिट 3 हो गई, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, ठीक है, यूनिट 5 नहीं है, सॉरी, यूनिट 4 हो गई। अब उसके बाद यहाँ से थोड़ा यूनिट 7 है, फैमिली है, ठीक है, बस। अब इसके बाद जो है, यानी 5 यूनिट ऐसी हैं जो मेजर हैं, 5 यूनिट ऐसी हैं जो माइनर में रखना है। अब माइनर में रखने का मतलब क्या है मेरा, कि मेजर से हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, माइनर से कम आ जाए। मान लीजिए बराबर भी रखते हैं, तो भी ये है कि मेजर में आपको थोड़ा ज्यादा पोर्शन कवर करना पड़ेगा, पढ़ना आपको ज्यादा पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि लिखा है, एक एक हेडिंग लिख के छोड़ दी, बट आपको सारे प्रोविजन उससे पढ़ने हैं, ठीक है।
वहीं पे इन द सेम वे फैमिली में आपको लिख तो दिया बस मैरिज, लेकिन अब मैरिज से रिलेटेड जितने प्रोविजन है पढ़ने पड़ेंगे। डाइवोर्स लिख दिया, डाइवोर्स से रिलेटेड सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मेहनत ज़्यादा करनी है, और समवेयर मेहनत हम इसमें करके भी रखते हैं, हम इसको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़े भी होते हैं, तो हमको इसको बस रिवाइज करना होता है। माइनर में क्या है, हो सकता है कम क्वेश्चन आए, नहीं कम आते हैं तो दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं भी रह जाएंगी, और हो सकता है कि कोई पोर्शन स्किप कर दिया जाए, हो सकता है कोई पोर्शन ना पूछा जाए। तो यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो ज़्यादा पूछा जाता है, जो हर साल आता है, वो सब्जेक्ट तो ज़रूर कवर करो, और माइनर के लिए जो टॉपिक यहाँ मेंशन है सिलेबस में वो ले लो, और फिर प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो करो, नहीं तो मत करो, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो अभी तो एक्चुअल में आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज अगर मैंने देखिए जो 15 दिन की स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि आपके पास है 15 दिन, तो 1 डे सब्जेक्ट्स आपको कोई एक लॉ पकड़ना पड़ेगा, एक दिन में खत्म करना पड़ेगा। रिवीजन की बात कर रही हूँ, पूरा पढ़ना इज नॉट पॉसिबल, है ना। अब जो पढ़ चुका है पीछे उसी को आप रिवाइज कर सकते हो। तो एक दिन वाले कौन से हैं, जूरिस्प्रूडेंस एक दिन में रिवाइज किया जा सकता है, PIL IHL किया जा सकता है। ये एक ही दिन में, ये सारे नहीं बोल रही हूँ, जैसे 15 दिन है ना, तो एक दिन जूरिस उठा लिया, अब खत्म कर दिया, अगले दिन PIL IHL उठा लिया, अगले दिन टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर, फिर अगले दिन इन्वायरमेंट और ह्यूमन राइट्स। और जब ये इन्वायरमेंट पढ़ना तो इसी के साथ आप इन्वायरमेंट, वो वाला इन्वायरमेंट भी कवर कर लीजिएगा। एंड देन आप कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एक दिन, ये सब एक एक दिन वाले हैं। अब ये नहीं है कि सुबह से बैठ गए शाम तक इसको पढ़ रहे हैं। बेसिकली यू हैव टू डिवाइड योर 15 डेज है आपको, ठीक है। अब उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अब मैं अगर एक दिन की बात करूं, मैं 1 डे की बात करूं, तो आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 पार्ट में कैसे कि एक आप करोगे पेपर 1, एक शिफ्ट में पेपर 1 करो, एक शिफ्ट में पेपर 2 करो। अगर आपको सुबह पढ़ने की आदत है तो सुबह के टाइम जब पढ़ोगे तो पेपर 2 पढ़ो, और शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में जब भी बैठ रहे हो तो पेपर 1 की सिटिंग करो। अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है तो रात में पेपर 2 करिए, सुबह पेपर 1। मतलब जब आपको सूटेबल लगता है उस टाइम पे आप पेपर 2 उठाएंगे, क्योंकि वो लॉ है, लॉ से ही नंबर गेन होगा। लॉ में अगर आपको एक बार रिमाइंड करा दूं तो लॉ में आपके पास आते हैं 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो हो जाते हैं 200 मार्क्स, ठीक है। अब मैंने पेपर 1 का बता दिया, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स, यानी कि टोटल पेपर इज ऑफ 300 मार्क्स। तो देखा जाए तो लॉ में 100 क्वेश्चन है ना, तो आपको यहाँ पर नंबर खींचने पड़ेंगे। आप वहां पर पेपर 1 में बहुत अच्छा भी करोगे तो भी आप 35 to 40 के बीच में लाए करोगे, ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। लेकिन लॉ में आप अगर 80 का टारगेट कर लेते हैं तो आपका समवेयर JRF क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से लेके चलना है। एंड अगर पिछले कुछ टाइम से कट ऑफ देखी जाए तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। अब 80% तो कट ऑफ JRF की पहुंच चुकी है जनरल कैटेगरी के लिए। एंड आपकी अगर मैं बात करूँ नेट की, तो नेट की भी अब 69-70 के अराउंड आपकी कट ऑफ जाती है। तो हर साल बढ़ रही है कट ऑफ, इनफैक्ट हर साइकिल में बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हो, ये एक दिन वाले हो गए, मेरे हिसाब से ये आपको सुटेबल लगे, आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। पर वहीं पर 5 लॉज ऐसे हैं जहाँ पे जिनको 2 दिन चाहिए। तो आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन पढ़ लिया, एक दिन एडमिनिस्ट्रेटिव कर लिया, या एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा है तो आप दोनों मिला के कर सकते हो। फिर IPC आपने 2 दिन IPC को चाहिए, 2 दिन आपको कमर्शियल चाहिए। क्यों? क्योंकि कमर्शियल मैंने कहा इन्होंने 4 में डिवाइड किया है। एक ये कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहे हैं कमर्शियल में, एक ये पूछ रहे हैं पार्टनरशिप, एक ये पूछ रहे हैं सोगा, एंड एक है इनके पास आपका कंपनी, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप डिवाइड कर लो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बड़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट को आपने सोगा के साथ पढ़ लिया, ठीक है। वैसे तो पार्टनरशिप सोगा ज्यादा सही रहता है, लेकिन आप एक थोड़ा बड़ा एक्ट, एक छोटा एक्ट कर सकते हो, और एक आपने पार्टनरशिप के साथ क्या कर लिया, कंपनी कर लिया। इस तरीके से आपका कमर्शियल कंप्लीट हो जाएगा। कमर्शियल लॉ का 2 दिन तो देना पड़ेगा। फैमिली में 2 दिन कैसे दोगे, एक दिन हिंदू लॉ कर लिया, एक दिन मुस्लिम लॉ कर लिया, या फिर कंपैरेटिव करते हुए चल रहे तो आधे टॉपिक एक दिन कर लिए, आधे टॉपिक अगले दिन कर लिए। IPR और IT में क्या करोगे, IPR एक दिन कर लिया, IT एक दिन कर लिया, ठीक। इस तरीके से जिस भी शिफ्ट बैठ रहे हो उस टाइम की उस शिफ्ट के लिए मैं कह रही हूँ, उस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपको ये इतना कंप्लीट करना पड़ेगा। यू नीड टू डू दिस, इसका कोई आपके पास अदरवाइज ऑप्शन नहीं है।
देन आता है पेपर 1 आपके पास। पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन में आपको 2 शिफ्ट में बैठना है। तो उस एक शिफ्ट में जब आप बैठेंगे, जब आप पेपर 1 पढ़ेंगे, तो आप हर एक सब्जेक्ट को एक एक दिन दोगे, हर एक सब्जेक्ट को, एक्सेप्ट ये 3 सब्जेक्ट को। यानी 10 है पेपर, 10 यूनिट है, 10 - 3 अगर मैं कर दूं तो आपके पास बचते हैं 7। वो जो 7 पेपर हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन वाला तो स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इतना वो, ठीक है। तो इसमें से कुछ पोर्शन ऐसे भी हैं जिनको शायद आप देना चाहो तो 2 दिन भी दे सकते हो, या आप थोड़ा कैलकुलेशन अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि एक आध दिन ऊपर नीचे होता है। इन 3 को मैंने किनारे क्यों किया है, क्योंकि ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे। आप जितना भी शिफ्ट अपना रख रहे हो, जैसे आपने अगर मॉर्निंग रखा, ठीक है, आपने इवनिंग रखा, ये आपकी 2 शिफ्ट है। आप मॉर्निंग में अगर बैठ गए 5-6 घंटे, फिर आप बैठ रहे हैं शाम को। अगर बीच में दोपहर में अगर आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है या 1.5 घंटे का भी, तो आधा घंटा जल्दी से मैथ्स लगा लो, थोड़ा सा आधा घंटा रीजनिंग लगा लो, आधे घंटा डीआई का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वहां तो डीआई के लिए आधा घंटा दे भी नहीं सकते हो, यहाँ पे तो फिर भी आधा घंटा प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रही हूँ। और ये कैसे करोगे, ये कहीं से मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है बस वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आपका तीनों शिफ्ट बैठ के क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा काम, ठीक। और अगर मॉर्निंग आफ्टरनून बैठते हो तो इवनिंग में काम कर लो, लेट नाइट कर लो। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 3 सिटिंग में करना पड़ेगा। ये 2 सिटिंग थोड़ी लंबी होंगी, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 प्रॉपरली कर रहे हो, और ये जो प्रैक्टिस वाला सेशन है ये 1.5 से 2 घंटा, डेली 1.5 से 2 घंटा दोगे। डेफिनेटली अगर मैं बात करूं 5-5 क्वेश्चन भी आते हैं तो 15 में बड़े आराम से आप 12-13 नंबर ला सकते हो, ठीक। तो इस पे फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट द यूजीसी पेपर नेट, जो सिलेबस के हिसाब से मैं कह रही हूँ, ठीक है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर थोड़ा सा अप्रोच का थोड़ा सा और ऐड अगर मैं कर लूँ तो क्या कर सकते हो आप, इट्स अबाउट कि आपको अभी करना क्या है। अब आप पूरा सिलेबस उठा के शुरुआत से अंत तक नहीं पढ़ सकते हो। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू कि आपने उठाया प्रीवियस ईयर पेपर, और प्रीवियस ईयर कहाँ से उठाओगे, पीछे से। अभी जो दिसंबर में हुआ है ना, दिसंबर 2022 में, वहां से, फिर वहां से उल्टा जाओगे, फिर जितना जैसे जितना कर लो, ठीक है। मैं कहूँगी 10 शिफ्ट हिसाब से कर लो, 10-12 शिफ्ट के हिसाब से कर लो, ईयर्स के हिसाब से इतना मत करिए, टाइम नहीं है। अब आपने क्या किया, उसमें से वो क्वेश्चंस उठाइए, जो भी सब्जेक्ट आप आज पढ़ने बैठे हैं उसके क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, फटाफट उसी टॉपिक पे गए, उस टॉपिक को पढ़ लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उस टॉपिक पे गए, उसको सॉल्व पढ़ लिया। ये क्या होगा, ये रिवर्स स्ट्रेटेजी कही जाती है। ये आपकी हेल्प करती है, लास्ट के टाइम में आपको यही हेल्प करता है। आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ सकते हो। अब अगर आप यूनिट 1 लेके एक एक बैठोगे तो एक सब्जेक्ट एक दिन में क्या खत्म कर पाओगे, 15 दिन में भी एक सब्जेक्ट खत्म नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको अब सिर्फ वो करना है जो पेपर डिमांड करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपका तैयारी सब कुछ हो चुकी है तो आप रिवाइज भी इसी के हिसाब से कर सकते हो। और अगर आपका तैयार नहीं है, अब अगर आप बैठ रहे हो सोच रहे हो कि आपको लगा था पेपर तो पोस्टपोन हो जाएगा, पेपर पोस्टपोन नहीं हो रहा है, तो समवेयर फिर आप ये अप्रोच लेके टारगेट कर सकते हैं। यही अप्रोच है जो हेल्प अब इतने कम टाइम में कर सकती है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इन दैट केस आपके लिए फायदा ये है कि आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है, कंप्लीट पेपर आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, क्योंकि आपको नेगेटिव कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो अगर एक बार सिलेबस एक बार कवर करके जाओगे, थोड़ा सा आइडिया रहेगा, तो 4 में से सही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक। कोई यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं रहेगी। तो इतना आप अगर करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजीसी नेट के बारे में, कि इतने कम टाइम में अब जो टाइम बचा है, डे वाइज आपका क्या स्केड्यूल हो सकता है जिससे आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि आपको क्या करना चाहिए यूजीसी नेट के पेपर के दौरान, जैसे ये पेपर आपका 3 घंटे का होता है, ठीक है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल के लिए आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। आपको जितना बताया गया, अब आप टाइम मत वेस्ट करिए। डेली बेसिस पर अपना टारगेट, सबसे पहले टाइम टेबल बना लीजिए और अपना डेली बेसिस का टारगेट कंप्लीट करिए। अगर मैंने कोई चीज़ मेंशन करी है कि आपको ये पढ़नी है और अगर आपका कंप्लीट है, प्रिपेयर है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उस शेड्यूल में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइज। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिससे उनको भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच।